जितना वेस्ट है अब सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सकें कि देखिए हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं वो भी जरा गौर फरमाएं। खुद सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात है। मैंने आपको बताया था कि आपको दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरब हैं, हम शाह फैसल के रिश्तेदार हैं, मेरा नाम फैसल है। दोपहर होती है, बच्चे का नाम आप उसामा रख देते, कहते नहीं हम तो भाई आप उसी वक्त गजनवी के रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अब्दाली के फुफड़ बन जाते हैं। शाम होती है, 2 ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं नहीं आज हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है आरजू। आज जिस बंदे को सबसे ज्यादा मैंडेट दिया गया है वो कहता है मेरी डेस्टिनेशन तालिबान है। ये मेरा दुख है यार वाशिंगटन डीसी के अंदर। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया। वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना देके गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिया। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन, विल बी देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस तरह जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक, आपने आपको, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून, मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने? हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया। वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना देके गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिया। सर, उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुड़े मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह है वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे, कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं, हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई थी। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें, आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इनसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग
जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी है, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है। आपको खुद ही दर्द नहीं है। आज मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के वसातत से कि आप 7 फरवरी को बेटर ऑफ थे या आज बेटर ऑफ है? आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा किस तरह जल रहे हैं। जिस इंसान को सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेस और सारा कुछ, मेरा मुर्शद, जिसने 3.5 साल एक एटॉमिक पावर को जिनों के जोर पे चलाया, जिन चलाते रहे, तावीज चलाते रहे, उसकी बात सुने जरा गौर से। उसका जब दरबार सजा है इलेक्शन के बाद, दरबार में आए वकला, आए सारे पेश हुए दरबार, उसने फ्रूट और योगर्ट के साथ नाश्ता करके जब दरबार में बैठा तो उसने कहा जाओ, किसी सियासी पार्टी से तुमने बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल रिलीजियस पार्टीज के साथ बात करो। वो पार्टी कौन है? जमात इस्लामी से बात करो, टीएलपी से बात करो, वो MWM से बात करो। उसने रेडिकलाइजेशन का मैसेज बाहर भेजा है। उसने कहा जला के भस्म कर देंगे। ये मैसेज बाहर है, ये मैसेज बाहर है कि उस बंदे ने एक चीज उसको आज बावर हो चुकी है। मैं जो अगली बात बताने चाहूंगा, ये आपको आपके ये लौंडा लपाड़ा बैठा इनको चाहिए लिख लेंगे। उस बंदे को एक यकीन हो चुका है कि परफॉर्मेंस बेस लोग पे वोट नहीं देते, बयानिया के बेस पे वोट देते हैं। अब वो क्या है? जिस तरीके से उसने जलील किया पंजाब को अपने उस्मान बुजदार के जरिए, लोग भूल चुके हैं। लोग फराग गोगी को भूल चुके हैं। आज उनको याद क्या है? अमेरिका की साजिश याद है। आज उनको याद है कि फौज के खिलाफ वोट डालता है। आज उनको इस्लामिक टच याद है। आज वो डेस्टिनेशन, मैं बताना चाहूंगा दुख के साथ, आरज़ू दुख है मेरा, ये मेरा जख्म है ये, कि आज जिस बंदे को सबसे ज्यादा मैंडेट दिया गया है वो कहता है मेरी डेस्टिनेशन तालिबान है। ये मेरा दुख है यार, वाशिंगटन डीसी के अंदर, जिसके अपने दोनों बच्चे कासम और सलमान लंदन में बैठे कंप्यूटर और मैथ पढ़ रहे हैं, और वो बंदा कहता है मेरे मुल्क को, मेरी मां को घसीट के कहता है इसको कधार ले चले। वाह वाह। मैं आज बहुत जख्मी हूं, पहले भी जख्मी होकर निकला था 36 साल पहले, आज फिर जख्मी हूं कि आप आगे जाने की बजाय आज 10 साल पीछे जा चुके। ये मेरी सत्य नजर, ठीक है। अब आगे इसमें, अच्छा, मैं सारे ड्रामे के अंदर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आज भी जो आग जली है, जल रही है, मैं आर्मी चीफ को ब्लेम करूंगा, जो एक पाकिस्तान के अंदर एक जेल भी नहीं सही तरीके से मैनेज कर पाए, जो जेल के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दरबार सज रहे हैं वहां पे, तो कंट्री किस तरह आगे चलेगा? कंट्री चलने की सलाहियत ही नहीं रखता। आज मैं जब एक और अगली बात बताना चाहूंगा, आज तो दुख के साथ, मेरे मुर्शिद पाक जो कि मुस्तकबिल के अगले गवर्नर जनरल वही बनेंगे, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अली अमीन गंडापुर को ले आके आया जाए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब उसकी बात बताना चाहता हूं कि उसका नाम कहां से आया होगा। अली का नाम एन से शुरू होता है, उस्मान बुजदार का नाम एन से शुरू होता है, इमरान खान का नाम एन से शुरू होता है। ये फिर जिन्नात की स्टोरी आ गई। फिर मुत्तहिदा जो मुस्लिमीन है, उनका नाम भी जिन्होंने निकाला है, वो भी मेरी जो पिंकी पीरनी है, उन्होंने फरमाया है कि यही लोग हैं जो हमें आगे गजवा हिंद की तरफ लेकर जाएंगे, कि वी विल बिकम रेडिकल। हम आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएंगे। हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ हम नहीं चलेंगे आगे। हमें 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। हम गधों पे घूमे फिरेंगे। डेस्टिनेशन कंधार, सोमालिया, कांगो, यमन, ये आपका मुस्तकबिल है और आपको मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं 36 साल हो गए मुझे अमेरिका में आए हुए, किसी दिन मेरा दिल ये कहे कि यार तूने गलती की थी अमेरिका आके। शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि मुझे एहसास हो कि मैंने अमेरिका आके गलती की थी। लोग कर रहे हैं, भारतीय वापस जा रहे हैं, कनाडा से जाना शुरू हो चुके हैं, बड़ी जगहों से जा रहे हैं। काश, मेरा लगता है ये कहते कि ऐसी ख्वाहिश भी, क्या हर ख्वाहिश दम निकले। मेरी ख्वाहिश, मेरा ख्याल है ये अंदर ही रहेगी। ये ख्वाहिश मेरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। आपने पाकिस्तान की बुनियाद ही नहीं रखी। 14 अगस्त 1947 को आपने अपने साथ और लोगों के साथ एक धोखा किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। यहाँ पे तो लोग बल्कि जाना चाहेंगे वहां से, शायद ही कोई आना चाहे वापस पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता। मैं सपोर्ट कर देता हूँ उसको। पाइड एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है आपका पाकिस्तान के अंदर। उनके डॉक्टर नदीमुल हक साहब हैं, मुझे इत्फाक हुआ है उनका अगले दिन एक ब्लॉग सुनने के लिए। वेरी कॉम्पिटेंट जेंटलमैन। उन्होंने बताया, उनके अल्फाज रहा सुने, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है पाकिस्तान के पास। आपने अपने बेसमेंटों के अंदर आपके जो करप्ट लोग हैं, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और सारे ये फराडिये, इन्होंने बेसमेंटों के अंदर डॉलरों और पाउंडों के ढेर लगा रखे। उन्होंने सर्टिफाई किया है। उन्होंने कहा $55 बिलियन की सरकारी आपकी प्रॉपर्टीज है जो आपने सरकारी अफसरों को दे रखी है। उन्होंने कहा कि यूके के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के पास 83 गाड़ियां, 83 गाड़ियां। आपने भी रिसेंटली बैंक्रप्सी के दौरान आपने $3 बिलियन की मर्सिडीज गाड़ियां इंपोर्ट की।
उन्होंने फरमाया है कि 120 ट्रेनिंग अकेडमी इस्लामाबाद में सरकारी खर्चे पे चल रही हैं, ये काम यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन साथ उन्होंने ये दुख का ये भी इजहार किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर होती है, वहां से नए आइडियाज प्रमोट होते हैं, वहां पे रिसर्च की जाती है। एमफिल पीएचडी का नाम रिसर्च है, पाकिस्तान में एक भी मौजूद नहीं है क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च हो ही नहीं रही। आपने अकल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कहते हैं उर्दू सिखाएं, फारसी पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं। मैंने आपको बताया था कि आपको दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरब हैं, हम शाह फैसल के रिश्तेदार हैं, मेरा फैसल है। दोपहर होती है, बच्चे का नाम आप उसामा रख देते, कहते नहीं हम तो भाई हम तो आप उसी वक्त गजनवी के रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अब्दाली के फुफड़ बन जाते हैं। शाम होती है, 2 ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं नहीं आज हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है आरजू, बहुत ज्यादा है। इंसान को पता ही ना हो कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम कहां जाना है, हमने तो कहां पहुंचेंगे आप? सर हमें सब पता है, हम सिर्फ मानते नहीं है कि हम क्या हैं, सिर्फ हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यकीनन आपको लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी का कमाल है भारत की, या नहीं उनकी फॉरेन पॉलिसी या कोई और बात है, मोदी जी का कोई करिश्मा है? देखिए इसमें सारी चीजें मिली जुली कहूंगा। ब्लूमबर्ग जो कि बहुत मुस्तनद एक यहाँ पे पब्लिकेशन भी है, रिसर्च सेंटर है, उन्होंने कल कहा था कि मोदी जी इज फ्लेक्सिंग हिज डिप्लोमेसी मसल, डिप्लोमेटिक मसल उनका। तो देखें इसमें सारी चीजें शामिल है, इसमें सिर्फ इकोनॉमी अकेली नहीं है, डिप्लोमेसी है, टीम वर्क है, लीडरशिप है। और उसके बाद यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कवर किया है, रॉयटर्स ने कवर किया है, उसके बाद बड़े बड़े इदारों ने सारी इस चीज का लिखा है। दूसरी दफा इन्होंने कहा था बोइंग को ड्रोन नहीं दिए जाएंगे, मैं कहता था देंगे, इनका बाप भी देगा, वो देंगे उन्होंने। आज मैं तीसरी बात बताता हूँ, तीसरी चीज भी सामने आपके रखना चाहता हूँ देखने वालों के। आज यूरोपियन यूनियन ने एक इंडियन कंपनी को उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि ये रशिया को इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ चाइनीज कंपनियां भी हैं, कुछ भारतीय कंपनी, एक कंपनी इंडियन भी है उसमें। क्यों किया जा रहा है वो भी बता देता हूँ। वो इसलिए किया जा रहा है कि रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की एनिवर्सरी आ रही है। जितना वेस्ट है अब सिर्फ डराने के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सकें कि देखें हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं वो भी जरा गौर फरमाएं। खुद सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से? तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात है। लाचार हैं, बीमार हैं और लीडरलेस है, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने से इनकारी करते हैं। इस वक्त उनको वो मैथ और साइंस से दूर भागना चाहते हैं, इनोवेशन से दूर भागना चाहते हैं। अपने दादे की इन्वेंशन के ऊपर अब आप बैट नहीं कर सकोगे। आपके दादे 18वीं सदी में चीजें इन्वेंट करते रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप का, आप उसके ऊपर अब इतना ज्यादा 250 साल हो चुके हैं, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के हालात भी यही है। एटम बम इन्होंने यूज किया था जापान के ऊपर, उसकी अब लोग उससे जब लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया जब अफगानिस्तान रात के अंधेरे में भागे थे, तो अपने कपड़े भी वहीं छोड़ गए थे। अब वो कपड़े उतर चुके हैं, अब दुनिया इनसे ना डरती है। वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो बम फेंका था, उसकी दहशत जो है वो बड़ा अरसा रही है दुनिया पे। इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक चलती रही है, लोग डरते थे। जहां भी अमेरिकन एम्बेसडर जाता था वो एज ए वॉइस रह जाता था। लेकिन अब कई मुल्क जो है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चाइना जा चुका है, ईरान चाइना जा चुका है, दूसरे मुमालिक रशिया के साथ, और खासकर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन, विल बी देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। लोग इस वक्त जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ समझदार लोग और वॉशिंगटन डीसी के लोग कह रहे हैं, इस वक्त बात कर रहे हैं कि 1 साल से 1.5 साल तक ही आगे एक गवर्नमेंट चलेगी, उसके बाद आपको दोबारा इलेक्शन की जरूरत होगी या डंडे की जरूरत होगी, इसके बगैर आप चल नहीं पाएंगे। ये प्रेडिक्शन हो रही है। लेकिन दुख वाली बात है, जो देखिए आरजू, जब एक किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी को गोलियां लगती हैं, जब बॉडी इमरजेंसी रूम के अंदर जाती है तो उसका मेकअप ही शुरू कर देते हैं। उसका फेशियल करना नहीं चाहिए, उसको ब्लड थिनर दें, उसको ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी शुरू करें, या उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम करप्शन है, आपका प्रॉब्लम एक्सपोर्ट है, आपका प्रॉब्लम लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट है। ये आपको गोलियां लगेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपको इमरजेंसी रूम में ले जाके आईएमएफ को और दूसरे मुल्कों को बेवकूफ बनाने के लिए आपका फेशियल शुरू कर दिया है। ऐसा ही है। इन्होंने आपको कहा इलेक्शन कराएंगे, हम तो जमहूर को बनाएंगे, जमहूरियत। उनको स्पेलिंग ही नहीं आता डेमोक्रेसी के, यार जिनकी बात वाकई में नहीं आता। एक दूसरे लोग हैं वो, इन लोगों से आप जमहूरियत की, ये कहते हैं लेजिस्लेशन करेंगे। इनको क्या पता लेजिस्लेशन किस चीज से खाई जाती है। आपने इनका मेकअप शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने वेस्ट को भी आपकी नजर पाउंडों पे है, प्रेस पर है, अमेरिकनों को बेवकूफ बनाना है। हम अलमबरदार हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं। देखिए आपकी भी जमहूरियत है, हमारी भी जमहूरियत है। ये देखिए, ये जमहूरियत बच्चे दे दी है, ये जो फिर रहे नीचे, ये इलेक्टेबल है, ये पार्टियां चेंज करके आगे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ शर्म करो यार। करप्शन से सूझ गया सारा कंट्री तुम्हारा, भूख से कान फट गए आपके।
लेकिन आपने इनको ले जाके इमरजेंसी रूम के अंदर जो इनको फेशियल करना शुरू कर दिया है, लिपस्टिक लगानी शुरू कर दिया है, ये हल नहीं है, ये हल बिल्कुल। आपके मुल्क के बारे में आखिरी बात ये कहूंगा, मुझे बहुत शौक था कि वॉइसरॉय जब अपने लेटर लिखते थे विंस्टन चर्चिल को, आपके वॉइसरॉय लेटर लिखते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, मैं ढूंढ ढूंढ के उनको पढ़ता था। कई वॉइसरॉयज ने कहा था विंस्टन चर्चिल को कि ये कंट्री वोंट बी एबल टू रूल देमसेल्फ, इन्हें पता ही नहीं है कि दे वोंट बी एबल टू गवर्न देमसेल्फ, ये अपने कपड़ों को आग लगा लेंगे। हम अभी आसानी के साथ 50 साल मजीद इन पे हुकूमत कर सकते हैं और हमें ट्रेन करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि बाबा जी हिटलर ने जूते मार मार के यूके को कमजोर कर दिया। वो भागे यहां से दुम दुबा के और छोड़ गए इनको, ये पकड़ो तुम चलाओ, वो ये चला रहे, ये चल रहा है। मैं इस पे एक और दोबारा फैज अहमद फैज की बात करना चाहूंगा। किसी ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा फैज साहब, फैज अहमद फैज बहुत बड़ा एक फिलासफर थे, उन्होंने कहा था भाई पाकिस्तान जो है उसके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा था नहीं, मेरे पास इससे भी बड़ी खबर, बहुत बुरी खबर है इससे भी बड़ी। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल चल रहा है। 4 फ्राडिये, 4 लुटेरे कहते हैं, 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपकी आगे पॉलिसी है। 4 सूबों को हम अकेले अकेले खाएंगे, लूटेंगे, लेकिन मरकज पे हम इकट्ठे होकर उस पर डाका डालेंगे। IMF के पैसे इकट्ठे खाएंगे, लेकिन सूबों के पैसे हम अलग अलग खाएंगे। देखें सोमालिया में क्या हो रहा है, हर 10 मील के बाद एक वॉरलॉर्ड होता है, वो बैठ जाता है, टैक्स वसूल करता है। आपके भी हो रहे, 4 तो बैठ गए ना टैक्स लेने के लिए। बिल्कुल डिफरेंट है उनसे भाई, तो सर हम सीखते क्यों नहीं? जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, जो लोग बताते हैं, फैज अहमद फैज और दूसरे लोग क्या कुछ कह के गए, सीखते क्यों नहीं? सीखा आपने, आप बहुत से, आप यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल मेरी नजर में। आप दुबई में दूसरे नंबर पर हैं प्रॉपर्टियां खरीदने में, आप बेवकूफ हैं। वो किससे ले रहे हैं प्रॉपर्टियां? सर तो चोरी कर रहे हैं ना, चोरी सीख रहे हैं क्या हम? भाई जो आपके डीएनए में होगा वही करेंगे ना भाई। आप क्या करेंगे? आप देखें ना, आपने लंदन सारा खरीद लिया आपने। कल मैं किसी जगह बैठा था, उन्होंने कहा फौज बड़ी बुरी है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत, मैंने कहा पाकिस्तानी है सारे यार, कैसी बातें करते हो? पाकिस्तानी नहीं है, फौज जर्मन है, एजेंसियां फ्रेंच है। बिल्कुल बहुत समझदार है आप, आपकी टेपें रिकॉर्ड है सारे, आपकी फोटो हर वक्त, यू आर अंडर माइक्रोस्कोप। हाँ, लेकिन मर्जी की टेपें चलाते हैं ना, जब आपको ब्लैकमेल करना हो, आपके पास पावर हो, फिर करते हैं करप्शन पे नहीं, क्योंकि खुद अपने हाथ गंदे हैं। आरजू, ये ऐसी बातें नहीं होती। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा था कि मैं अपने डीएनए पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं अपने डीएनए पर रिसर्च कर रहा हूं कि मेरा डीएनए इतना क्या वजह, कितना गंदा क्यों डीएनए। आपने मुझे कहा कि आपने अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हम सीख क्यों नहीं रहे, यही सवाल मैं अपने आप से करता हूं, बार बार करता हूं। आपने पहले, मैं बार बार करता हूं, क्या वजह है? मैंने खुद आज चोरी सीख रहे हैं, सिर्फ करप्शन सीख रहे हैं, सिर्फ चोरी सीख रहे हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ मिलेगा? मैं बल्कि सर आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी, एक सेकंड अगर आप मुझे दें तो। मेरे पास ये देखें, ये पिक्चर है मेरे फादर की फैज अहमद फैज के साथ। ये मैं आपको भेजूंगी, मुझे भेजिएगा। मैं फैज अहमद फैज हूं, बल्कि मैं तो हैरान हूं, आपके वालिद साहब से भी मिले, आज शायद जिंदा होते तो मैं उनके गले लग के रोता उनसे, फैज अहमद फैज के साथ भी रोता। वो बेचारे खुद रो रहे होते आज, अगर होते तो ये हालात देखकर वो शायद खुद बड़ी तकलीफ में होते। भाई अगले दिन मैंने आपको बताया, अनवर मकसूद साहब हैं जो बहुत खुद महाजर होके आए हैदराबाद से, किसी ने उनसे पूछा कि आज अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो कहाँ होते, तो उन्होंने कहा कोटला के जेल में होते। तो फिर ये मैं तो खुद रिसर्च कर रहा हूँ मुसलसल, क्या वजह है कि उस लैंड पे जहां चनकिया और आर्यन वेद की किताबें 150 सेंचुरी में लेकर आए थे साथ, और हमारे साथ क्या हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज को ब्लेम कर रहा हूं कि फॉरेन इन्वेडर्स ने आके हमारा डीएनए तबाह कर दिया, हमें हमारी आइडेंटिटी साथ ही ले गए जाती दफा। पठान भाई आए, चोरी जाते जाते सारी हमारी आइडेंटिटी भी साथ ही ले गए, और यहाँ फिर वो औरतों को रेप करते थे, तमाशे यहाँ से औरतें उठा के ले जाते थे, सारा उन्होंने सारा खित्ता तबाह करके रख दिया। टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े जरा आप, मोहनजोदारो के बारे में पढ़े आप, जरा हड़प्पा के बारे में पढ़े। इंडिया लफ्ज निकला कहां से है? इंडस से। इंडस कहां है? मालिया से निकल के पाकिस्तान से गुजरा है इंडस सिविलाइजेशन। और आज लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। आज हम क्या है? मैं रोजाना बुलंद आवाज के साथ इन करप्ट लोगों को कहता हूं, और पागलों लंदन में भी कब्रिस्तान है, और बेगैरतों कनाडा में भी कब्रिस्तान है, लोग अमेरिका में भी मर रहे हैं और कुत्ते की मौत मर रहे हैं। कुछ शर्म करो, शर्म करो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही बात है सर, वो भी एक शेर है ना, शर्म मगर हमको नहीं आती, उसका पहला मिसरा मुझे नहीं आता, लेकिन ये कि ये भी हमारे लिए शेर। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। दोस्तों जो वेस्ट और अमेरिका है ना, उसका उनका डबल स्टैंडर्ड क्या है
कि भारत के ऊपर तो 500% टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद रशियन ऑयल भारी मात्रा में वेस्ट और अमेरिका खरीदेगा। ये मतलब कि ये जो मतलब कि ये जो टेक्निक है ना, मतलब कि ये जो थिंकिंग है मतलब कि वेस्ट की, ये समझ नहीं आई। मतलब भारत को तो कहते हो कि भाई साहब तुम मतलब रशियन ऑयल नहीं खरीद सकते, ठीक है भाई साहब, तुम तो फंड कर रहे हो, मतलब कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हो। भारत तो भाई साहब मतलब कि वॉर को फंड कर रहा है भाई साहब, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो भाई साहब अपनी एनर्जी मतलब कि एनर्जी खपत को पूरा रसिया से बेहिसाब बैरल में तेल लेकर भाई साहब तुम मतलब कि वो तो बहुत महान काम कर रहे हो। तुम तो भाई साहब बिल्कुल फंड ही नहीं कर रहे हो। मतलब कि भाई साहब अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो खपत है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए भाई उसकी खपत भी भाई साहब रशिया कर रहा है। तो भाई साहब और वेस्ट जिस मात्रा में भाई साहब तेल खरीद रहा है भाई साहब रशिया से, भाई वो तो बिल्कुल पुण्य का काम कर रहे हैं ना भाई साहब। मतलब कि ये तो बहुत अच्छी बात है वेस्ट के जो डबल स्टैंडर्ड है ना, मतलब कि वो बहुत बार देखे हमने, ठीक है भाई साहब। अमेरिका कैसे घुस गया था अफगानिस्तान की वॉर में, और उसके बाद क्या नुकसान हुआ था अफगानिस्तान को। बहुत बड़ा महान काम किया था ना अमेरिका ने, बहुत अच्छा काम किया था भाई, ठीक है भाई साहब। अमेरिका भाई दुनिया को इंसानियत का पार्ट ना ही पढ़ा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई साहब। भारत ने अभी तक किसी को इन्वेड नहीं करा है। भारत की हिस्ट्री है 5,000 साल पुरानी, जिसमें भाई हमने किसी भी देश, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, ठीक है भाई, हमने किसी भी देश को इन्वेड नहीं करा है। भारत मतलब कि भारत ने तो पनाह दी है। मतलब कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी लोग हो, किसी भी कलर का लोग, कोई भी लोग हो मतलब किसी भी कलर के लोग हों भाई साहब, हमने कभी किसी पे भेदभाव नहीं करा। भारत की सिविलाइजेशन जो है दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। भारत ने कभी किसी को इन्वेड नहीं करा। भारत ने तो मतलब कि पनाह दी है भाई साहब। बड़े बड़े मतलब जो धर्म आए हैं यहाँ पे, मतलब कि वो जो मज़हब आए हैं, रिलीजन आए हैं, ठीक है भाई साहब, उन सबको वेलकम किया है, यहाँ पर अपने का मौका दिया है भारत ने। तो भारत ने कभी किसी में इन्वेड नहीं करा है। जो भी भाई साहब इन्वेड कर रहे हैं ना भाई साहब, जो भारत ने पनाह दी है ना, वो ही भाई साहब अपने आप को बादशाह समझ के भारत पर रूल करने लगे भाई साहब। ये भारत ने तो भुगता है। भारत पाकिस्तान की तरह हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, लेकिन भाई साहब ये पूरी एक सच्चाई है, एक हिस्ट्री रही है कि भारत को इन्वेट किया गया है। पाकिस्तान की तरह हम मतलब कि विक्टिम कार्ड नहीं खेलते कि भाई साहब देखो हमने तो वॉर ऑफ टेररिज्म में इतना पैसा बहाया, मतलब कि अपनी ज़मीन भी दी, ठीक है भाई साहब, और अमेरिका की मदद भी करी, हमने तो बंदे मरवाए, ये मरवाए। तुमने तो भाई साहब डॉलर पकड़े हैं ना भाई साहब, मतलब कि अमेरिका से सीधे सीधे डॉलर पकड़े। ये तो भाई साहब एकदम पब्लिक डोमेन में तुमने डॉलर पकड़े। उसके बाद अफगानिस्तान मुहाजिरीन को भाई साहब तुमने रखा अपने मुल्क में। भाई साहब तुम डॉलर पकड़ के रखा है ना भाई साहब। तुम कैसे कह सकते हो कि हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं भाई साहब? तुम कैसे कह सकते हो कि भाई साहब हम पे जुल्म हुआ है भाई साहब? तुमने तो खुद कहा है कि आओ हमें मारो भाई साहब और हमें डॉलर दो भाई। तो मतलब तुम तो डॉलर के लिए भाई बिकने वाली कौम हो ना, मतलब कि डॉलर फेंको और उसके बाद तमाशा देखो, ठीक है। जैसे भाई साहब अमेरिका मतलब तारीफ कर रहा है भाई साहब पाकिस्तान की, और भाई साहब अपने काम निकलवाने के लिए अमेरिका मतलब कि भाई दिन रात तारीफ कर रहा है। और भाई साहब मोदी को दिन रात भाई साहब टैरिफ की धमकी दे रहा है, ठीक है भाई साहब। कभी कह रहा है कि कभी ये है मोदी, वो है मोदी, ठीक है भाई साहब, मोदी को हम ये कर देंगे, इंडिया पे इतना सेंसस लगा देंगे भाई साहब। भाई साहब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पता है तुम्हें? 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की, जो कि अच्छे अच्छे दिग्गज भी नहीं रोक पाए हैं भाई साहब। चाइना ने भी बहुत रोकने की कोशिश करी थी, ठीक है भाई साहब, पूरा वेस्ट रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई साहब तुम क्या सोच रहे हो कि भाई साहब तुम 500% टैरिफ लगा के भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रोक दोगे? भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रहे जो ना 8.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। और हमारा एम है कि 2035 तक हम मतलब कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे और 2050 तक दूसरे नंबर की इकोनॉमी। कहाँ से रोक दोगे यार भारत को तुम यार? जो वेस्ट है ना, वेस्ट को अपना पैसा ना भाई साहब अपनी मतलब कि जो लोग हैं ना भाई साहब उन पे लगाना चाहिए, और भी ज़्यादा मतलब कि चीज़ें करनी चाहिए जिससे भाई साहब अमेरिका को फ़ायदा हो, वेस्ट को फ़ायदा हो। लेकिन ये थोड़ी है कि भाई तुम इस पर सेंसन लगा दो, उस पर सेंसन लगा दो। पता नहीं पैसा इतना बहाते क्यों है, ये मतलब समझ नहीं आता। अपना जो टैक्स पेयर का पैसा है अमेरिका का, वेस्ट के लोगों का, भाई साहब इतना टैक्स का पैसा तुम भाई साहब इतनी मतलब दूसरे देशों की गवर्नमेंट गिराने में, ठीक है भाई साहब, एशिया का पूरा खित्ता अनस्टेबल करने में लगा देते हो भाई साहब। यही पैसा अगर तुम भाई साहब डील वगैरह में लगाओ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो और भी ज़्यादा, ठीक है भाई, हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन भाई नहीं, दूसरे को मतलब कि दूसरे की तरक्की में मतलब कि जलना, मतलब कि भाई साहब वेस्ट का तो पुराना काम है बिल्कुल। रशिया ये चीज़ नहीं करता, कभी भी रशिया ने भाई साहब भारत को उंगली नहीं करी है कि भाई भारत ये कर रहा है वो करता। भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वैसे ही रशिया भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन भाई साहब ये तो अब देखो ये कितना डबल स्टैंडर्ड है कि भाई साहब रशिया ने यूक्रेन पे मतलब कि हमला बोला, बस रशिया का क्या कहना था, हमें भाई साहब यूक्रेन से खतरा था कि भाई साहब वो नाटो वगैरह से मिलकर भाई साहब हमारे इस रीजन में
मतलब कि हमें सही नहीं रहता, मतलब कि हमारे लिए खतरनाक था, ठीक है। अब अमेरिका ने क्या करा, वेनेजुएला पे जब मतलब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, तो उसके बाद अमेरिका क्या बयान आया कि भाई साहब हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है ये, इस वजह से हमने मतलब कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है वेनेजुएला के अंदर। तो भाई तो रशिया करता है तो गलत है, तो और अगर अमेरिका करता है तो एकदम सही है भाई साहब। ये लॉजिक और ये मतलब ये गणित भाई साहब कोई समझा देना तो बस मैं मान जाऊँ उसको भाई साहब, ठीक है। ये गणित कोई समझा ही दे तो बस, क्योंकि भाई साहब जो वेस्ट करता है वो हमेशा थोड़ी सच सही होता है भाई साहब, वेस्ट जो करता है वो सरासर गलत होता है, ठीक है भाई साहब। और हम जो रशिया कर रहा है ना भाई साहब, रशिया भी उस तरीके से ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन भाई साहब अपनी सिक्योरिटी को तो देखना है ना, उसको सिक्योरिटी को देखने के लिए भाई साहब उसने कदम उठाया है। यूक्रेन भी तो नहीं मान रहा था ना, यूक्रेन को भाई साहब हर पीस टॉक की गई, हर चीज़ में समझाया गया कि भाई साहब मत करो मत करो मत करो, ये चीज़ मत करो, लेकिन भाई यूक्रेन नहीं माना ना, तो भुगत रहा है, ठीक है भाई साहब। तो भाई भारत को जितना तुम छेड़ोगे ना, भारत को जितना छेड़ोगे भाई साहब, उतना भाई साहब भारत अपना ब्लॉक बनाएगा चाइना और रशिया के साथ मिलकर, ठीक है। ट्राई एक ब्लॉक बना रहा है भाई साहब, ट्राई नेशन का एक ब्लॉक बना रहा है भारत, ठीक है भाई साहब, चाइना और रशिया के साथ मिलकर, और उसके बाद काउंटर करा जाएगा भाई साहब अमेरिका और वेस्ट को भाई साहब। वो तो भाई साहब बहुत फिर अच्छा रहेगा फिर वेस्ट के लिए, है ना। वेस्ट यही चाह रहा है ना कि भाई साहब ब्लॉक बन जाए, उसके बाद भाई एंटी वेस्ट शुरू हो जाए सब, उसके बाद फिर एंटी वेस्ट सब कुछ शुरू हो जाए सब कुछ चीज़, क्योंकि भाई फिर उसके बाद तो फिर डॉलर में तो डील नहीं होगी ना, फिर तो उसके बाद तो भाई रुपये में होगी भाई साहब डील, ठीक है भाई साहब। रशियन रुपीज़ में होगी, रशियन के जो पैसे हैं, उसके बाद भाई साहब चाइनीज़ के भी जो पैसे हैं उसमें डील होगी, तो भाई फिर क्या करोगे वेस्ट भाई। इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब हाथ थोड़ा होला रखो, हम भी थोड़ा सा हाथ फिर होला ही रखेंगे, ठीक है भाई साहब। नहीं तो अगर हाथ तुमने तगड़ा रखा तो भाई साहब हम भी पटकनी ऐसे देंगे कि भाई साहब पूरा वेस्ट हिल जाएगा। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।